नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 को आएंगे नतीजे। कुल 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे राजनीतिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक नया शिकायत पोर्टल प्रधानमंत्री ने किया लॉन्च। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को बताया जरूरी। तकनीक आधारित सतर्कता बढ़ाने, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सामाजिक कर्तव्य निभाने का भी किया आग्रह। दिल्ली की हवा गुणवत्ता पहुंची गंभीर श्रेणी में। AQI 346 से 400 के बीच हुआ दर्ज। धुएं ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में नहीं देखी जा रही है कमी। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का 6वां चरण आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रक्रिया का शुभारंभ। 2 चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी ऑनलाइन नीलामी। और उत्तर कोरिया ने आज सुबह एक बार फिर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया ने कल ही एक दिन में 23 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के तट के पास जा गिरी थी। और अब बड़ी खबर पर विस्तार से नजर। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग ने कर दिया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में राज्य की 93 सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा की। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21. And date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. राज्य में 142 सामान्य सीटें हैं और अनुसूचित जाति की 13 और अनुसूचित जनजाति की 27 सीटें हैं। कुल 182 सीटें हैं। 142 सामान्य सीटें हैं उनमें। गुजरात विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बड़ी घोषणा इसकी हो गई है। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। अनुसूचित जाति की 13 सीटें हैं और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति की 27 सीटें हैं। राज्य में कुल 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हैं और पुरुष 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा हैं। इनमें पहली बार मतदाता जो हैं 4,61,000 नए मतदाता इस बार मतदान करेंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने आज इस बात की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। 182 सीटों के लिए मतदान होगा गुजरात विधानसभा चुनाव में, जिसमें पहली बार 4,61,000
मतदाता जो हैं जुड़ेंगे, नए मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं, उनकी संख्या 4,61,000 है। ये ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तमाम जो इंतज़ाम हैं उनकी बात कही है। सी विजिल ऐप के जरिए मतदाता शिकायत कर सकते हैं, चुनाव आयोग का कहना है। और अधिक से अधिक मतदान की अपेक्षा चुनाव आयोग ने की है। आह्वान किया है मतदाताओं का कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और मतदान करें। तमाम जो प्रबंध हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल 4 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा मतदाता इस बार मतदान करेंगे, जिनमें महिला मतदाता 2 करोड़ 37 लाख से अधिक हैं। और अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करते हैं तो उनकी संख्या 2 करोड़ 53 लाख से अधिक है। 4 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार इस बार चुनाव करेंगे। और विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए 182 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो सभी इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। महिलाओं के लिए 1274 पोलिंग स्टेशन होंगे। करीब 28,000 सर्विस वोटर हैं और वोटर की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर में जवाब भी मिलेगा। तो तमाम प्रबंध किए गए हैं पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के। साथ ही सी विजिल ऐप के जरिए मतदाता शिकायत भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की अनियमितता वो देखते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देवशी भी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, और दिल्ली से हमारे साथ ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे 2 चरणों में चुनाव होंगे। तमाम उन सब बातों की व्याख्या चुनाव आयोग ने की है, जो नए प्रबंध किए गए हैं, किस तरह से मतदाताओं को सहूलियत हो, किस तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान हो, क्या कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जहाँ तक चुनावों की बात करें तो नई व्यवस्थाओं के रूप में देखें तो हिमाचल और गुजरात में विशेष ऑब्जर्वर के ज़रिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम को चुनाव आयोग ने मजबूत किया है। हालांकि ऑब्जर्वर्स की भूमिका चुनावों के दौरान हमेशा रही है और इसको चुनाव आयोग ने निरंतर इसमें वृद्धि की है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया के दौरान आयोग ये तय करता है कि उसके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो उनके ज़रिए उस पूरी प्रक्रिया पर सीधे नियंत्रण रखता है, और जो राज्य में जो मशीनरी है उसको भी उसके ज़रिए निर्देशित करवाने में उसको सफलता मिलती है। जहाँ तक आपने तकनीकी की बात, पक्ष के पहलुओं की बात की, जिसका कि उपयोग की बात की, चाहे वो सी विजिल ऐप हो या अन्य ऐप के ज़रिए जो राजनीतिक दल है वो और जो मतदाता है दोनों को ही सहूलियतें प्रदान की गई हैं। लेकिन जहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में अगर हम जो तारीखों की बात करें, जैसा कि आपने भी अपने दर्शकों को बताया है कि 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है, और इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 5 और 10 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर हम एक नक्शे के माध्यम से, जो गुजरात का जो मैप है उसके माध्यम से समझना चाहें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 रंगों में ये मैप दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो पीला रंग है वो पहले चरण के लिए है और जो गुलाबी रंग है वो दूसरे चरण के लिए है। और इस पूरे के पूरे नक्शे में हम देख सकते हैं कि आयोग ने जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं गुजरात की, उसको यहाँ पर काफ़ी हद तक समेटने की कोशिश की है। ये जो दक्षिण का गुजरात का इलाका है ये पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी डेंस है, यहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी है। तो वहीं पर दूसरी ओर ये जो सौराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी उस तरीके से कम है और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर जो मूवमेंट है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो यहाँ पर उनको सुनिश्चित करने में जो समय चाहिए वो उन्होंने लिया है। दूसरी ओर जो दूसरा इलाका है उसमें इंडस्ट्री भी है और जो उत्तरी जो गुजरात का इलाका है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डेंस भी है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो आयोग ने उन सभी चीज़ों को भी शामिल करने की कोशिश की है जिससे कि
जो मतदाता हैं जिनको की सहूलतें हैं, चाहे वो जो सीनियर सिटीजन हैं या पीडब्ल्यूडी है या इस तरीके के लोग जो युवा हैं, जैसे कि इस बार की अगर हम बात करें तो आयोग ने जिस तरीके से साल में 2 से अधिक 3 बार जो है उन्होंने जो अवसर दिया है कि आप जो भी नया वोटर है वो अपना नामांकन अपना जो वोटर आईडी है उसको बनाने के लिए प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। उसकी वजह से उन्होंने बताया कि करीब 4 लाख जो युवा वोटर हैं वो इस बार शामिल होंगे। अगर वो प्रक्रिया में बदलाव नहीं करते तो ऐसा शायद नहीं संभव हो पाता और वो 2023 में एलिजिबल होते। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसमें आयोग का सीधा जो मकसद है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। तो इस पूरे प्रोसेस के तहत उन्होंने न सिर्फ नियमों में बदलाव किए बल्कि उन सहूलियतों को भी बढ़ाया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता पहले अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा पाएँ और उसके बाद वोट डालने के लिए उन्हें सहूलियतें मिल पाएँ। जी रमा। बिल्कुल, पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। ऋषि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जो 2 अलग अलग रंग हैं और उनकी क्या महत्व है, किस तरह से दर्शाया गया है और किस तरह से वहाँ व्यवस्था की गई है, उसके बारे में बताया। ये भी जानना चाहेंगे जो तारीखें निर्धारित की गई हैं उसके पीछे क्या कुछ कारण है, किन किन महत्वपूर्ण बातों को उसमें मद्देनजर रखा गया है? देखिए, तारीखों को लेकर तमाम सवाल यहाँ पर मीडिया की तरफ से रखे गए। साफ कहा गया कि आपने हिमाचल के साथ चुनाव क्यों नहीं कराया। आयोग ने साफ कहा कि जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो एक रूपरेखा तैयार होती है संबंधित राज्य से, जो भी वहाँ के पक्ष हैं, राजनीतिक दल हैं, लोग हैं और जो सामाजिक संगठन हैं उनके साथ भी। तो एक पूरे प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान वो वहाँ के पहलुओं की पहले परीक्षण करते हैं और उसके बाद तारीखों की, क्योंकि आयोग के पास पर्याप्त समय है और हम जानते हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक का जो विधानसभा के गठन का जब समय है तो उन्होंने उन चीज़ों को शामिल किया जिससे कि वहाँ पर अधिक से अधिक लोग वोट डालने के लिए आएँ। जहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो अवधि है उसकी बात की जाए तो उस अवधि को भी उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये अवधि कम है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये अवधि इतनी ही रखी गई थी जितनी कि गुजरात में है। साफ तौर से आयोग का जो पूरा मकसद है कि एक तो पारदर्शिता के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बराबर का अवसर मिले कि वो वहाँ पर कैंपेन कर पाएँ और ज़्यादा लंबा जो कैंपेन प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं छोटे राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बनता है और मतदाताओं के लिए भी ये मुश्किलें का दौर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वो लंबा समय हो जाता है तो जो पूरा का पूरा राज्य में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से जो कामकाज है वो भी प्रभावित होता है। तो आयोग ने जो उचित समय है, जो उनके पास तय अधिकार हैं, उसका सदुपयोग करते हुए इस समय को उन्होंने तय किया। जी, आप बने रहे हमारे साथ देवेशी भी जुड़े हुए हैं। देवेशी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अब जबकि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है चुनाव की तारीखों का, किस तरह की चुनावी गहमा गहमी आप वहां पर देख रहे हैं, किस तरह का जो मतदाताओं का उत्साह है वो वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल रमा, बहुत टाइम से अगर हम सोचें कि 6 महीने पहले भी ऐसी बातें निकली थी कि गुजरात में जल्दी चुनाव होगा, ऐसा विपक्ष और कई लोग प्रचार भी ऐसा कर रहे थे। लेकिन अगर समय पर अभी चुनाव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जितने भी चुनाव की जो डेट आई हैं, 2 चरण में चुनाव हो रहा है गुजरात में और लगभग पिछले 2-3 इलेक्शन से 2 ही चरण में चुनाव होता है, क्योंकि चुनाव आयोग को भी अपना जो मैकेनिज्म है पूरा व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए होता है। तो ये 2 चरण में होने वाला चुनाव में जो विभाजन किया गया है वो भी एकदम भौगोलिक परिस्थितियाँ और सब देख के किया गया है। रमा, राजनीतिक गहमा गहमी की बात करूँ तो पिछले लगभग 1-1.5 महीने से तो यहाँ प्रचार जो है वो जोर शोर से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी जो विजिट है यहाँ पे हुई है। जो अमित भाई शाह है गृह मंत्री, उन्होंने भी यहाँ बहुत सारी जनसभाएं की है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनकी भी सभाएं हो रही है। साथ में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना प्रदेश स्तर से जो है वो सभाएं कर रही है, यात्राएं कर रही है। तो राजनीतिक लेवल पे बहुत ही गहमा गहमी यहाँ पे अभी चल रही है। और साथ ही साथ आज जो बहुत ही सबको इंतजार था कि कब तक चुनाव होंगे, तो
1 और 5 तारीख को अभी चुनाव होने की जो डेट मिल गई है, तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी अभी फुल फ्लेज में जोर शोर से अपना कैंपेन जो है वो भी शुरू करेंगी। जी रवि जी देवशी, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल ऋषि आपका और देवशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात के गांधीनगर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की अहम बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। ये बैठक अगले 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 42 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आज जिन सीटों पर मंथन कर रही है उनमें मोरबी और राजकोट जिले की सीटें भी शामिल हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर ये बैठक हो रही है। खबर ये है कि 3-3 नामों का पैनल बनाया गया है। नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस बार का विषय एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सीवीसी और सीबीएसई की तरफ से इस साल की थीम पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता पर विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का डिजिटल अनावरण भी प्रधानमंत्री ने किया। नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर सचित्र पुस्तिकाओं की श्रृंखला और विजयवाणी का विशेष अंक भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए हम ऐसा प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे सभी संगठनों से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रक्षात्मक नहीं होने की अपील की। आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए, ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल में सरकार ने अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने के लिए आधुनिक तकनीक, सैचुरेशन और आत्मनिर्भरता के रास्ते को चुना है। हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा,
मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य और तीसरा आत्मनिर्भरता का रास्ता। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका को बढ़ाने के लिए तकनीक के प्रयोग सहित 3 स्तर पर काम हुआ है। जहां तक विजिलेंस कमीशन का संबंध है, इसकी भूमिका का विस्तार करना, इसके स्वरूप को और व्यापक करने का प्रयास रहा है और ऐसा 2-3 स्तर पर हुआ। पहले एनहांस्ड एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स भले ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सिविल सोसाइटी के सदस्य हों, छात्र हों, जैसे आज आप देख रहे हैं, उनके साथ निरंतर परस्पर चर्चा, समीक्षा, संवाद, वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान। दूसरा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, जिसका भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उल्लेख कर रहे थे, ताकि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नए नए उपायों पर शोध किया जाए। तीसरा इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए, प्रक्रियाओं को गति देने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। और हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अधिक जानकारी के साथ। विकास, आपके पास आना चाहेंगे। अपने आप में एक बड़ा कदम है अगर भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं, अगर पारदर्शिता की बात करते हैं, किस तरह से ये पोर्टल काम करेगा और किस तरह से, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इस प्रणाली को जमीन पर उतारा जाएगा? जी रमा, सबसे पहले बात अगर इस जो पोर्टल की करें तो इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इसमें 3 प्रमुख लोग, जिनको 3 हितधारक हैं, वो लगातार किसी भी शिकायत का स्टेटस देख सकेंगे। उसमें हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संबंधित विभाग जिसके अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई है, और तीसरा व्यक्ति है शिकायतकर्ता। तो ये तीनों लोग उस पोर्टल पर जा कर के ये देख सकते हैं कि उनकी कंप्लेंट थी उसका स्टेटस क्या है। तो पहले जो व्यवस्था थी रमा, आप याद करें कि इस तरह शिकायत आप पहले कर सकते थे, लेकिन एक बार शिकायत करने के बाद उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें शिकायतकर्ता को पता नहीं चलती थी। तो अब ये व्यवस्था जब आई है, इससे ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और शिकायतकर्ता ये जान पाएगा कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। आज का जो प्रधानमंत्री का एड्रेस था, उसमें साफ तौर पर पीएम ने कहा कि मैंने पहले भी 15 अगस्त को भी ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता है। करप्शन पर हमें एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और इसीलिए आज उन्होंने एजेंसीज़ को ये भी कहा कि उनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, जो एजेंसीज़ कार्रवाई करेंगी उससे प्रभावित लोग तमाम तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होना है। एजेंसी लोगों के हितों के लिए काम कर रही हैं और उनको उस काम को आगे बढ़ाना है, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाना है, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग विभागों की, उनको एक दूसरे के साथ साझा करें, उनको अपनाएं। इसके अलावा 1-2 सुझाव और भी प्रधानमंत्री ने ये दिए थे कि एक रैंकिंग होनी चाहिए कि किस विभाग में शिकायतें कितनी लंबित हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, और किन विभागों में सबसे ज़्यादा आम लोगों की शिकायतें आती हैं। तो इससे एक स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा कि कौन से विभाग ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शिकायतें आम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, इसी में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण जो है वो इससे जल्दी संभव हो पाएगा। इसके साथ ही क्या इसमें ये भी व्यवस्था है कि अगर अपनी शिकायत के निस्तारण पर कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो इसमें दोबारा शिकायत कर सकता है? देखिए, जो सिस्टम है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा इसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर किसी की शिकायत को किसी और संबंधित विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया है या रिकमेंड कर दिया गया है तो उसकी भी जानकारी मिलेगी। शिकायत पर अंत में जो निर्णय आता है जाहिर है वो भी ओपन होगा। और जहाँ तक देखिए इसमें शिकायत जो सीवीसी के ज़रिए या विजिलेंस कमिश्नर्स के ज़रिए की जाती है उसमें विभागीय कार्रवाई होती है। हर विभाग में इस तरह के विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति किसी जांच से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास तमाम फोरम उपलब्ध हैं जहां पर जाकर के वो दोबारा एक अपील कर सकता है कि उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी पहलू जो है वो पारदर्शिता की है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को ज़रूर मिलनी चाहिए, ना कि उसको अलग अलग RTI दाखिल करके ये पता करना पड़े कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है या कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई है। बिल्कुल, पारदर्शिता को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि धनतेरस पर केंद्र सरकार 10 लाख रोजगार देने का सरकार ने अभियान शुरू किया था। इसी समय प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में कई राज्य सरकारें रोजगार मेला आयोजित करेंगी। महाराष्ट्र में आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सरकार स्टार्टअप्स, एमएसएमई को हर संभव आर्थिक सहायता दे रही है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को समान रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मजबूत संकल्पों के साथ बढ़ रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में इस तरह के रोजगार मेले का और विस्तार किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र के गृह विभाग में हजारों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और ग्रामीण विकास विभाग में भी भर्ती अभियान चलाया जाएगा। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज सोलन जिले के अर्की में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। काम हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहुत इस विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। भारत का ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए उस गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने हिमाचल के विकास में अभूतपूर्व काम किया। हमारे दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है। एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी कर सकते थे उन लोगों ने भी किया। लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य होने के बावजूद इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो अहमियत दी वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने वो अहमियत हिमाचल को नहीं दी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का राज्य की जनता को लाभ मिल रहा है। डबल इंजन की सुंदरता को देखिए। जब केंद्र की इंजन स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान भारत प्रदत्त करती है, आयुष्मान भारत देती है, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की सुविधा होती है, वहीं पर डबल इंजन के अंतर्गत जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनके हिम केयर योजना के माध्यम से भी लगभग 3.5 लाख लोग उपकृत होते हैं। ये होता है डबल इंजन का कमाल। और हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल से। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्रचार अभियान में तेजी आई है, किस तरह से विभिन्न दल अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे 12 तारीख नज़दीक आ रही है तो ऐसे में चुनाव प्रचार की सरगर्मियां बहुत तेज हो रही है। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल अभी तक क्योंकि 12 तारीख को अगर वोटिंग है तो 10 तारीख शाम तक ही
चुनाव का प्रचार होना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, आज 3 तारीख हो गई, अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में भाजपा के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी के ना आने पर भी जो है सवाल, हालांकि प्रियंका गांधी 2 बार जो है चुनावी रैलियां कर चुकी हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के ना आने पर भी सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। अब कब आएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ अगर मोमेंटम की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार का जो प्रेशर है वो उसको मेंटेन रखे हुए है। 30 तारीख को 68 की 68 विधानसभाओं में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे सबने जो है रैलियां करी हैं। एक बॉम्बार्डिंग कहें रैलियों की तो वो करी। उसके बाद जो है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा हैं, कल जो है जेपी नड्डा और अमित शाह थे, उससे पहले भी अमित शाह थे, उसके बाद जो है नितिन गडकरी हैं, स्मृति ईरानी भी ये जो है इससे पहले चुनाव प्रचार में आ गए, योगी आदित्यनाथ कल थे और उसके बाद जो है 6 तारीख को रहने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए यहां आ रहा है, एक बॉम्बार्डिंग कर रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है 5 तारीख को रैली यहां पर कर रहे हैं। 2 रैलियां हैं सोलन और सुंदरनगर में। तो ऐसे में एक जो है एक मोमेंटम, एक व्यू जो है भारतीय जनता पार्टी का वहां से बनेगा, क्योंकि ऐसी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है। तो ऐसे में जब विजन डॉक्यूमेंट 4 तारीख को जारी होगा तो बीजेपी जो है उसके बाद 5 तारीख को पीएम की रैली होती है। तो कहीं ना कहीं पर एक कहें कि प्रदेश में एक संदेश इसका जाता है। तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी की तैयारी जो है चुनाव प्रचार को लेकर बहुत अच्छी है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विक्रम। आगे बढ़ेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इनमें महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट, बिहार में कामा और गोपालगंज विधानसभा सीट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और उड़ीसा में धामनगर विधानसभा सीट शामिल है। मतगणना रविवार को होगी। बिहार के गोपालगंज में सुबह 11 बजे तक 21.26% मतदान हुआ। इसके साथ ही मोकामा सीट पर भी सुबह 11 बजे तक 27.03% मतदान दर्ज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से जेल में विशेष सुविधाएं हासिल करने पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के अनुसार मामले की जानकारी सामने आने पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी T20 विश्व कप में आज सिडनी में ग्रुप 2 के मुकाबले में पाकिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच के नतीजे पर सेमीफाइनल की तस्वीर बहुत कुछ निर्भर करती है। हालांकि भारत और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान के अंतिम 4 में पहुंचने की संभावनाएं बेहद कम हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट की इकलौती टीम है जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुकाबला बेहद कठिन होने वाला है। पाकिस्तान को अगर आज के मैच में हार मिलती है तो टीम विश्व कप से बाहर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने दिल्ली छावनी में 16 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किए हैं। ये सेना के कर्मियों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। दिल्ली क्षेत्र के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने टाटा पावर के सहयोग से बनाए गए इन स्टेशनों का उद्घाटन किया। Today is a landmark day where the Indian Army has taken a very important step towards the Go Green initiative. Lots of efforts have gone towards setting up these charging stations in Delhi cantonment. I am sure it will help in motivating a large section of our officers and soldiers to opt for electric vehicles in line with the National Electric Mobility Mission Plan. हमें बहुत खुशी हो रही है कि 2 आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशंस टाटा और डिफेंस फोर्सेस ने साथ मिलके यहाँ पे एक जो डिफेंस फोर्सेस का पहला
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया है और यहाँ पे 16 फास्ट चार्जर लगे हैं जिससे बेसिकली 1 या 1.5 घंटे में पूरा व्हीकल जो है वो चार्ज हो सकता है, फुल कैपेसिटी तक चार्ज हो सकता है। और ऐसे ही हम देश भर में चार्जिंग स्टेशंस सेटअप कर रहे हैं। पूरे देश में रफली 2500 चार्जिंग स्टेशंस हैं टाटा पावर के, और इससे जो गवर्नमेंट का मकसद है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़े और लोग को रेंज के बारे में या कितना दूर वो गाड़ी चल सकती है इसका जो डाउट रहता है वो ख़त्म हो जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड के दौरे पर आज कोहिमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोहिमा युद्ध स्मारक में दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए 2700 ब्रिटिश सैनिकों की कब्र है। यहीं पर चिनविन नदी के किनारे जापान की सेना ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार पर हमला किया था, जिसे इतिहास में कोहिमा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों की याद में इस जगह पर स्मारक बनवाया था। पंजाब में बड़े स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं और सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी दिल्ली और राजधानी के आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 346 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का मुख्य कारण पंजाब के खेतों में जल रही पराली को बताया जा रहा है। पंजाब में इस सीजन में पराली जलाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक ही दिन में पराली जलाने के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में इस सीजन में अब तक पराली जलाने के 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से मशीनों के लिए लाखों रुपए जमा उन्होंने करवाए हैं, लेकिन सरकार मशीनें नहीं दे रही है, इसीलिए वे पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। वायु गुणवत्ता खराब होने पर लोगों को खासी परेशानी सामने आ रही है। तो बिल्कुल भी इंडिया गेट दिख नहीं रहा था इतने स्मॉग की वजह से। अभी तब भी थोड़ा ठीक है, बट पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही है। मैं तो खुद एक एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, तो सांस लेने में तो प्रॉब्लम होती है, मतलब बिल्कुल भी क्लीन एयर नहीं है। ये है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत है, एंड जो नॉर्मल जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स है फॉर अस सिविलियंस वो भी काफ़ी खतरे में है। पोल्यूशन तो बहुत है। पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जैसे कि नियर बाई राज्य है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मतलब ये है उनका, जैसे कि हवा चलती है, सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, पोल्यूशन है, आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने टावर बनाए हैं, स्मोक टावर, उनमें खर्चा भी आया पर वो चल नहीं रहे। अगर शायद वो चल जाए तो प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली की सरकार प्रदूषण को रोकने में बुरी तरह से असफल हुई है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई इलाकों में अगर आप देखेंगे सुबह 7 बजे जहांगीरपुरी से लेकर अलग अलग इलाकों में 700 से पार AQI है, कुछ इलाकों में 800 के पार हो चुका है AQI। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 21,000 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,600 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई है। कभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिवाली के फटाखों को दोष देती है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को, जैसे केजरीवाल कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, उनको दोष देती है। दिल्ली के मुख्य कारण प्रदूषण के बायोमास बर्निंग है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, व्हीकुलर पोल्यूशन है। इस पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। तपस, वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति से कह सकते हैं, जबकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि वायु गुणवत्ता सच में एक सुबह से एक तरह से वेरी पुअर कैटेगरी से सीवियर कैटेगरी में आ चुकी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सफर ऐप है और इस सफर ऐप के मुताबिक इस वक्त है 418 जो रेटिंग है जो एयर क्वालिटी का, और उसके मुताबिक ये सीवियर कैटेगरी में आ चुका है। और अगर मैं थोड़ा कल का आपको बताऊं, कल का भी अगर जो प्रेडिक्शन है वो 431, यानी कि कल भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 5 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उम्मीद की जा रही है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिमाचल और आसपास के इलाकों में आएगा और उससे हवा और जो बारिश है उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर से वीकेंड में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों में उम्मीद रहेगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है उससे जो PM 2.5 और PM 10 है वो सेटल डाउन हो जाए। और ये जो स्मॉग जिस वक्त हम अभी देख पा रहे हैं, सुबह जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स है या फिर जो आइकनिक प्लेसेस है वो ढक जाते हैं, देखे नहीं जाते। तो ये शायद हमें 5 तारीख के बाद थोड़ा बहुत एक राहत मिल सकती है। हवा भी चलने की उम्मीद है जिससे कि ये जो आसपास का जो हवा जो ट्रोपोस्फीयर में और जो एटमॉस्फेयर में जो ये सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं, तो उस हवा से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो एक्सपेक्ट यही है कि बाय वीकेंड ये जो प्रदूषण की मार, ये जो स्मॉग चल रहा है उससे कहीं ना कहीं कोई उपाय हो पाए। पराली जलाने की घटनाओं को बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। बीजेपी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कि दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और कितनी इन आरोपों की पुष्टि हो जाती है जब वहां से किसानों की बात आती है कि पराली के लिए मशीनें तो उन्हें दी गई, मशीनें उनके लिए जारी की गई हैं लेकिन उन्हें दी नहीं जा रही हैं। देखिए ये चीज़ पहले से भी ये हम देख पा रहे थे कि इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रखा हुआ है कि आप आइए और आपको हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही एक तरह से जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडरी है उससे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट माइल जैसे कहते हैं बार बार कि जो किसानों को वो पहुंचाने की स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाना होता है वो शायद उनको नहीं मिल पा रहा है। और उसी का नतीजा है कि उनके पास जो सस्ता और आसान तरीका है कि वो पराली को जला दिया जाए। और अगर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की बात तो उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा है कि 32% से ज्यादा जो दिल्ली में जो पोल्यूशन का जो भाग है वो 32% ज्यादा ये पराली जलाना और उसके इन चीजों की वजह से है। तो एक बहुत बड़ी समस्या जरूर उठ के आई है और ये हमेशा से हमने देखा है, हर साल हम देख पा रहे हैं कि ये जो समय आता है नवंबर के अंत तक ये जो प्रक्रिया वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और इसी पे लगाम लगाने की बार बार कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर स्टेट का, बार बार स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग हमें सेंटर से वो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप हमारे पास आ कहाँ रहे हैं, आप हमसे लीजिए, हम सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन आपको खरीद लेना पड़ेगा। तो वो जो लास्ट माइल बार बार कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से जो किसानों तक, वो हो नहीं पा रहा है। और उसी का ही नतीजा हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो ये जो घटना है पराली जलाने की, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तपस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे हम आपको डलहौजी ले चलते हैं जहां पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, केंद्र हमको 90 पैसे देता था तो हम 10 पैसे अपने विकास में लगाते थे। लेकिन वीरभद्र जी के जमाने में यह स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमसे ले लिया गया, दिया नहीं, ले लिया गया। और आपको जानकर के याद होगा, शांता कुमार जी अधिकार यात्रा लेके दिल्ली गए थे, धूमल जी न्याय यात्रा लेके दिल्ली गए थे, दिल्ली में आवाज उठाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी थी। जब मोदी जी फिर से पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने तो फिर से हिमाचल प्रदेश का स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहाल हो गया। और अब जयराम जी अगर 10 रुपए लगाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी 90 रुपए लगाते हैं और आपके विकास में काम चलता है। यह अंतर आ गया। आपको मालूम होगा, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि मित्रों,
विषय डीएस ठाकुर का है, लेकिन डीएस ठाकुर किन बातों के लिए खड़ा होगा उसको वो आपको समझना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए। अटल जी ने डिफेंस को ध्यान में रखते हुए और लाहौल स्पीति को ध्यान में रखते हुए जो 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता था, आने जाने के साधन बंद हो जाते थे, उसका शिलान्यास किया 2002 में और कहा कि यह अटल टनल बनेगा। 2003-4 में सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आई, 2003 से लेकर 2014 तक 1300 मीटर ही टनल बना, 1300 मीटर। मुझे याद है अटल जी मिले थे मनाली में, मैंने कहा, उन्होंने मेरे से पूछा और उन्होंने पूछा मुझसे कि उस टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा रुक गया है काम। अटल जी ने कहा था यह टनल की पत्थर मेरे सीने पर पत्थर है। मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके हिमाचल की जनता और लेह की जनता को समर्पित कर दिया गया। इसलिए मित्रों, जब सही सरकार आती है, सरकार नहीं आती है तो काम का नुकसान हो जाता है। मित्रों, अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो हम सब लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि पिछले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 83,727 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए दिए हैं। और अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरों के साथ अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या कुछ खास आज अर्थ जगत की खबरों में? विक्रमा जी, जो ब्याज दरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं पूरी दुनिया में, और ताज़ा जो खबर आ रही है वो है अमेरिका से। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने आसमान छूती महंगाई को काबू में पाने के लिए ब्याज दर में एक बार फिर से 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ब्याज दरें बढ़ करके 3.25% से 4% के दायरे में आ गई हैं। ये अब 14 साल यानी 2008 के बाद उच्चतम स्तर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद फेड ने ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं करने के संकेत दिए। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करना केंद्रीय बैंक का लक्ष्य है, इसमें सफलता भी मिली है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि आगे इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। महंगाई को काबू में लाने की आक्रामक नीति अब अंतिम दौर में है। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर यानी आज से मौद्रिक समिति की विशेष बैठक कर रहा है। इसमें संभावना है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर से ब्याज दरों पर चर्चा कर सकता है, विमर्श कर सकता है। गौरतलब है कि भारत में भी महंगाई दर 6% से अधिक बनी हुई है, रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर। इसको देखते हुए जानकारों का कहना है कि आरबीआई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। इसके चलते विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली कर सकते हैं, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। वही बॉन्ड की बिक्री से डॉलर को मजबूती मिलेगी, जिससे रुपया कमजोर होगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जेन पियरे ने कहा कि फेड के अपने बेंचमार्क ब्याज दर को बढ़ाने के कदम से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। एक बयान में फेड ने कहा कि आने वाले महीनों में अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ी दरों की बढ़ोतरी के प्रभाव पर विचार करेगा। इससे संकेत मिलता है कि फेड के नीति निर्माताओं को लगता है कि अर्थव्यवस्था को धीमा करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उधार लेने की लागत काफी ज्यादा हो रही है। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे फेडरल रिजर्व या फेड कहा जाता है, इन दिनों सुर्खियों में है। फेडरल रिजर्व दरों में परिवर्तन या फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी ये अपना प्रभाव डालती है। आज की न्यूज लेंस में जानेंगे क्या है फेडरल रिजर्व बैंक, क्या है इसकी कार्यप्रणाली। इस रिपोर्ट क्या है फेडरल रिजर्व बैंक? फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना फेडरल रिजर्व एक्ट के जरिए 23 दिसंबर 1913 को वित्तीय संकटों से निपटने के लिए की गई थी। अमेरिकी संसद ने फेडरल रिजर्व एक्ट में मौद्रिक नीति के लिए 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं: अधिकतम रोजगार,
स्थिर कीमतें, दीर्घावधि की ब्याज दर। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की मौद्रिक नीतियों का भी निर्धारण करता है। फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि ये अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक निश्चित प्रभाव डालता है। फेडरल रिजर्व और भारतीय बाजारों का सह संबंध। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकसित देशों जैसे अमेरिका और कई मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरें होती हैं। अतः वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक, कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उभरते देशों की सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं। जब फेडरल रिजर्व अपने घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर कम हो जाता है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाजार के लिए कम आकर्षक रह जाता है। यह भारत को करेंसी कैरी ट्रेड हेतु कम आकर्षक बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ धन के भारतीय बाजारों से बाहर निकलने और अमेरिका में वापस आने की उम्मीद की जा सकती है। करेंसी कैरी ट्रेड एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कम ब्याज दर पर उधार ले रही है और उच्च ब्याज दर वाली परिसंपत्ति में निवेश कर रही है। इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। भारत पर असर। इक्विटी मार्केट पर वैश्विक बाजार में डॉलर की कमी के कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। बॉन्ड यील्ड का आशय बॉन्ड पर मिलने वाली रिटर्न से होता है। बॉन्ड यील्ड की गणना करने के लिए वार्षिक कूपन दर को बॉन्ड के वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध के अनिश्चितताओं के कारण अधिक पूंजी का बहिर्गमन होगा। निर्यात पर असर। भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में से एक है। डॉलर की तुलना में कमजोर रुपए के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल का आयात और महंगा होगा। यह लागत संचालित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर भारत के निर्यात, विशेष रूप से आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को रुपये के संबंध में मजबूत डॉलर से लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, फेड रिजर्व की जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले बाजारों में जो गिरावट थी वो थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दी, लेकिन आपको बताएं कि इसके असर से जो शुरुआत हुई थी वो सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स करीब 400 अंक नीचे गिरा। इस वक्त हम देखें तो निफ्टी 34 अंक और बीएसई का सेंसेक्स जो है वो 100 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है उसमें टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और इन्फोसिस शामिल हैं। जबकि जो फायदे वाले शेयर्स हैं उसमें यूपीएल, बजाज फिंसर्व, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, एसबीआई करीब 2.35% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्विस सेक्टर को भी लेकर के अच्छी खबर है। 55 के ऊपर जो पीएमआई इंडेक्स है सर्विसेज का वो जारी किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री जो कोल माइन का ऑक्शन किया जाना है उसके छठे राउंड की शुरुआत करेंगी। तो फिलहाल व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रमा जी के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की अगर बात करें तो 16 साल की गोल्फर अवनी प्रशांत उन 6 युवा भारतीयों में शामिल होंगी जो गुरुवार से महिला एमेच्योर एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में उतरेगी। ये प्रतियोगिता राय के सियाम कंट्री क्लब में खेली जाएगी। इस टूर्नामेंट में 21 देशों के 86 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। उत्तर कोरिया ने आज तड़के कई मिसाइल दागी, जिसमें से एक मिसाइल जापान की ओर दागी गई। मिसाइल के कारण जापान के मध्य और उत्तरी इलाके में सुरक्षित स्थल पर आश्रय लेने का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर कोरिया ने कल एक ही दिन में 23 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के तट के पास जाकर गिरी थी। आज उत्तरी जापान के मियागी
यामागाता और निगाता के निवासियों के लिए घर के भीतर रहने का अलर्ट जारी किया गया। चेतावनी में पहले मिसाइल के जापान के ऊपर से गुजरने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया। जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि मिसाइल प्रशांत महासागर में जापान से 1100 किलोमीटर की दूरी पर गिरी। पहले मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के कोस्ट गार्ड ने दूसरे और फिर जापान के कोस्ट गार्ड ने तीसरे संभावित लॉन्च की जानकारी दी। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो केवल अपने लिए ही नहीं सोचते बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही हैं गुजरात के रहने वाले समाज सेवक नितिन जानी। सोशल मीडिया से हुई कमाई से कैसे गरीबों को उनका पक्का मकान बनाकर देते हैं नितिन भाई। छोड़ जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन लोगों के चेहरे पर आप जो खुशी देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह है ये युवा नितिन जानी। गुजरात के अलग अलग विस्तारों में नितिन जहां भी टूटे घर में रहते लोगों को देखते हैं तो कुछ ही समय में वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें अपना पक्का घर बनाकर देने का काम करते हैं। मेरे गांव में 90 से भी अधिक वर्ष की दादी माँ और उनका दिव्यांग बेटा एक कच्चे मकान में रहते थे। इसकी जानकारी जब गांव के सरपंच को मिली तो उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध खजूर भाई उर्फ नितिन जानी की मदद से इन्हें नया घर भी बना के दिया। सोशल मीडिया पर काम कर अपनी कमाई का काफी हिस्सा गरीब लोगों की पक्की छत और घर बना के देने वाले नितिन भाई इनके लिए परिवार का हिस्सा हैं। वृद्ध लोग जो अकेले रहते हैं और पक्के घर बनाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों को उनके सपनों का घर बनाकर उनकी जिंदगियों में खुशियां लाने का काम नितिन कर रहे हैं। नितिन भाई जानी की मदद से हमें न सिर्फ नया घर मिला बल्कि इसके साथ ही घर में फर्नीचर सहित अन्य कई सुविधाएं भी दी गई। कोरोना काल हो या चक्रवात का समय, जब भी नितिन भाई को लोगों की समस्याओं का पता चलता है तो उस जगह जाकर अपनी टीम के साथ उन्होंने हर मुमकिन मदद देने की कोशिश की है। शायद यही कारण है कि गुजरात की जनता के बीच नितिन इतने लोकप्रिय हैं। आज से 7 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और 8 साल पहले मेरी माता की मृत्यु हुई। पहले हमारे पास कच्चा घर था। मेरे स्कूल के शिक्षक ने इसकी जानकारी नितिन भाई जानी तक पहुंचाई और उनकी मदद से हमें घर बना के दिया, जिससे हम अब खुशी से रहते हैं। घर के साथ साथ घर की कई मूलभूत सुविधाओं का सपना शायद इन गरीब लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के घर में फर्नीचर, फ्रिज सहित राशन के सामान की भी व्यवस्था नितिन भाई द्वारा की जाती है। नितिन भाई जानी की टीम और अधिकारियों की मदद से हमें घर बना के दिया गया। फ्रीज, फर्नीचर सहित अन्य राशन का सामान भी हम वृद्ध लोगों को दिए गए। अपनी पढ़ाई पूरी कर कुछ समय तक नौकरी करने के बाद नितिन जानी कलाकार के रूप में काम करने लगे। एक्टर से डायरेक्टर और साथ ही सेवक बनकर लोगों की परेशानियों का हल निकालकर इन मासूम चेहरों की मुस्कान बनने का काम कर रहे हैं। गुजराती जितने भी युवा धन है, सभी लोगों को बोलना चाहूँगा मैं कि लोगों का काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है कि उनके थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने आजू बाजू में जो ज़रूरियातमंद है उनके काम कीजिए। समाज के प्रति कुछ करने का जुनून और सेवा का भाव नितिन जानी से सीखा जा सकता है, जो निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करते हैं, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। अहमदाबाद ब्यूरो, DD न्यूज़।